हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें हम लोग डिफरेंट फेजेस में सॉल्यूट सॉल्वेंट्स को भी देखे थे, उसका एग्जांपल भी देखे थे सॉल्यूशन का बहुत सारा। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो कि इंट्रोडक्शन था बेसिकली सॉल्यूशन के बारे में, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंड दैट टॉपिक इज़ बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स। और ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा टाइम भी देंगे, साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर ये आपको नहीं अच्छे से आएगा तो फिर आगे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसको आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, बट फिर भी हम लोग एक दोबारा से इधर में रिवाइज करते हैं, इसको क्विक रिवीजन करेंगे ताकि हमारा सारा कुछ रिवाइंड हो जाए। और अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कोशिश करोगे यहाँ से सीखने की, ताकि आपको आगे इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स होता क्या है। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन में हम लोग ये पढ़े थे कि हमारा कोई भी होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजेनस मिक्सचर में हम लोग पढ़े थे कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ को हम लोग मिक्स भी कर सकते हैं, बट कंपोनेंट हमेशा दो ही हो सकते हैं। या तो वो एक कंपोनेंट उसका सॉल्यूट होगा, या दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, हमेशा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। मतलब अल्टीमेटली तीन चीज़ ही वहाँ टोटल हमारा जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एक खुद सॉल्यूशन। तो ये जो तीन फैक्टर है हमारा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब जैसे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, सपोज़ करो आप कि यही सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हमारा वाटर पहले से ही प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा, सपोज़ कर लो आपकी x ग्राम वाटर का है, हम लोग इसमें शुगर को मिक्स कर दिए, उसका भी कुछ हमारा अमाउंट होगा, सपोज़ कीजिए y ग्राम, समथिंग इस टाइप से करके। तो कुछ ना कुछ हमारा ये हो रहा है। अब जैसे ही कि आप देखोगे, जैसे मान लो कि आप, ये कॉमन सा चीज़ है, आप करे भी होगे घर पे, कि हम लोग मिल्क में या फिर वाटर एग्जांपल लेते हैं, वाटर में अगर थोड़ा सा शुगर को मिक्स किए और उसको स्टीर करते हैं, मतलब मिलाते हैं उसको, तो आसानी से शुगर सारा का सारा डिज़ोल्व कर जाता है। आप फिर उससे और ज़्यादा शुगर को ऐड करोगे तो हो सकता है पॉसिबली कि वो भी मिल जाए, बट एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसके बाद अगर हम लोग और भी ज़्यादा शुगर को, या हाँ इस केस में शुगर को ऐड करते हैं, तो वो शुगर वहाँ पे डिज़ोल्व होना बंद कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही मैक्सिमम डिज़ोल्व कर पाया हमारा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये तीनों बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में। कितना सॉल्वेंट होगा तो उसमें कितना सॉल्यूट हमारा डिज़ोल्व करेगा, तो ये सब वो सब। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारा, ये बेसिकली हमारा टर्म्स है जिसका यूज़ हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, ताकि कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन है और उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उन तीनों के बीच में रिलेशन हम पता कर सकें। रिलेशन कुछ इस टाइप से हो सकता है कि हमारा अगर 100 ग्राम सॉल्यूट है, सॉरी या 100 ग्राम सॉल्वेंट है, तो उसमें 5 ग्राम सॉल्यूट फिलहाल डिज़ोल्व है, जिस वजह से हमारा टोटल सॉल्यूशन 105 ग्राम का बना। तो ये अमाउंट तीनों में हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो वैसा टर्म्स जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में, दैट ऑल टर्म्स आर बेसिकली कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। हम लोग जैसे जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद क्लियर होगा कि हाँ ये सब टर्म हमारा इन तीनों के अमाउंट को ही रिलेट करते हैं। तो दैट टर्म या दैट हमारा जो भी टर्म लोग केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, which is basically used for establishing relation between solute, solvent and solution is basically called concentration terms. क्लियर है? बाकी इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स है ये हम लोग जानते हैं, और ये आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए,
क्योंकि ये अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आगे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इसलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से देखोगे और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से रिवाइज करोगे, नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करोगे, बार बार देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखिए जैसे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारा परसेंटेज W/W, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग इसका डेफिनेशन ये सब उतना इलोंगेट कर करके नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारा टाइम वेस्ट होगा झूठ का। इसका डायरेक्टली हम लोग मैथमेटिकल मीनिंग लिखते हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज मतलब तो आपको पता ही होगा कि हम लोग किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, मतलब आउट ऑफ 100 में वो चीज़ कितना है उसको कैलकुलेट करते हैं। इस केस में जो न्यूमरेटर जो हमारा ऊपर में लिखा रहता है दैट इज़ बेसिकली न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में जो भी कुछ होगा वो हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस केस में है परसेंटेज W/W, इसका मतलब हुआ परसेंटेज वेट बाई वेट, तो ऊपर में हमारा वेट है और ये वेट न्यूमरेटर में है, मतलब ऊपर वाला वेट डिनोट करेगा सॉल्यूट को, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे में भी W है मतलब ये भी किसी न किसी के वेट को ही रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स वेट ऑफ, और नीचे वाला जो W होता है या फिर कोई और भी टर्म होगा तो नीचे वाला जो होगा परसेंटेज वाले में ये हमेशा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब परसेंटेज W/W मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन। क्लियर, ऊपर वाला W सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए। एंड सिंस हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको आउट ऑफ कितना कैलकुलेट करेंगे हम लोग 100, इसलिए इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा बन गया, परसेंटेज W/W या परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल्स वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस इज आवर फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर, नाउ second concentration term, that is percentage W/V, परसेंटेज W/V मतलब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्लियर, अभी हम आपको जस्ट बताएं कि ऊपर में जो भी कुछ रहता है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा W है, मतलब ऊपर में रिप्रेजेंट करेगा वेट ऑफ किसका, ऑब्वियसली सॉल्यूट का, न्यूमरेटर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, अपॉन नीचे वाला सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। बट इस केस में हमारा W नहीं है, मतलब वेट हम लोग सॉल्यूशन का कंसिडर नहीं करेंगे। इस केस में V है, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, मतलब अपॉन वॉल्यूम ऑफ, नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन, एंड सिंस हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100। सिंपल, होप आपको समझ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज के लिए। क्लियर, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज आवर परसेंटेज V/V, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऊपर वाला V फिर से सॉल्यूट को, नीचे वाला V सॉल्यूशन को। V है तो वॉल्यूम लेंगे हम लोग, दैट मीन्स ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, आसान है। तो ये तीन हमारा परसेंटेज के टर्म्स में कंसंट्रेशंस को डिनोट करते हैं हम लोग, सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के। तो परसेंटेज W/W, ऊपर हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोमिनेटर वाला सॉल्यूशन को। W होगा तो मास को रिप्रेजेंट करेगा, V होगा तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। सो सिंपल। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये तीन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, चौथा, आवर फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, जो कि मोस्ट कॉमन कंसंट्रेशन टर्म है और आप लोग इसको जानते भी होंगे,
that is basically molarity. Molarity, it is basically represented by capital M. Clear? And molarity stands for, इसको ध्यान में रखिएगा आप, moles of solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेंगे दैट इज ऑलवेज इन लीटर. क्लियर? मोलैरिटी जो कि हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इट डिटरमाइंस या इट डिफाइंस एज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और वॉल्यूम किस चीज़ में हम लोग कंसिडर करेंगे? हमेशा लीटर में कंसिडर करेंगे. क्लियर है? आई बात समझ में? देखिए तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अभी देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को हम एक एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, हमेशा एन से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है? तो एन और बगल में अगर नीचे में सॉल्यूट लिखा हुआ है मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, कैपिटल वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, और ये हो गया सॉल्यूशन, और ये हम लोग हमेशा लीटर में कंसिडर करेंगे. क्लियर? देन दिस इज मोलैरिटी. देखिए अगर किसी भी केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा अगर लीटर को छोड़ करके कोई और दूसरे क्वांटिटी में है या कोई किसी दूसरे यूनिट में है हमारा, तो उसको हम लोग पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे. जैसे अगर सपोज़ करें कि वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है ml में, तो वॉल्यूम जब कभी भी ml में दिया हुआ रहेगा मिलीलीटर में, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे. तो अगर सपोज़ कीजिए कि वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, तब मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होगा? ऊपर में तो रह जाएगा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये किस चीज़ में दिया हुआ है? इन ml, मिलीलीटर. तो मिलीलीटर में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम को कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग? इट विल अगेन बी डिवाइडेड बाय 1000. इसका मतलब ये 1000 नीचे से डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, मतलब हमारा लास्ट क्या आ जाएगा? ऊपर तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस चीज़ में हम लोग फ़िलहाल के लिए ले रहे हैं? ml में. क्लियर होगा? तो मोलैरिटी इसमें भी कन्वर्ट होकर के आ गया. तो कुछ नहीं किया हम लोग ज़्यादा, जब कभी भी वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में दिया हुआ रहेगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मोलैरिटी जो होता है वो लीटर में ही डिफाइंड होता है हमारा. तो उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ml को हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं. तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मोलैरिटी का हमारा फॉर्म निकल करके आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. क्लियर? ये तब यूज़ करेंगे जब वॉल्यूम किस चीज़ में दिया हुआ हो? मिलीलीटर में. क्लियर है? अब देखिए जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, ये जो होल टर्म है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, इस टर्म को हम लोग और भी लिखते हैं, या और हम लोग इसको बोलते हैं मिली मोल्स. मिलीमोल्स किसका? मोल्स निकालने थे सॉल्यूट का, तो मिलीमोल्स भी सॉल्यूट का. मतलब इसके इन दोनों के बदले हम लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मिलीमोल्स. जैसे ही आ गया तो वॉल्यूम कभी भी लीटर में नहीं, वॉल्यूम मिलीलीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. दिस इज मोलैरिटी. क्लियर? तो ये ध्यान रखना है. तो मोलैरिटी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा. तो मोलैरिटी हमारा बेसिकली है क्या? तो मोलैरिटी स्टैंड्स फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सिंपली आप इतना ध्यान रखो.
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब कभी भी वॉल्यूम किसी और दूसरे टर्म में होगा तो हम लोग उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मिलीलीटर में होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, अल्टीमेटली 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा ये फॉर्मूला कन्वर्ट होकर के आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इज बेसिकली मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। होप ये बात क्लियर होगी। इसमें एक टर्म है आपका मोल। मैक्सिमम लोगों को आपको मोल निकालना आता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो। मोल किसी भी सब्सटेंस का, एन स्टैंड्स फॉर मोल। कहीं पे अगर आपका एन लिखा पहले तो मैं इसको लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। एन कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो वो मोल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डब्ल्यू कहीं पे लिखा हुआ रहेगा ना, स्मॉल डब्ल्यू, तो ये आपको मास को रिप्रेजेंट करेगा या गिवन मास को। ये मेरा यूज़ मतलब मैं हमेशा यूज़ करता हूँ ये एब्रीविएशन, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखोगे। कहीं पे कैपिटल एम अगर मैं लिख दूँ तो ये रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास को। ठीक है, क्लियर है? तो ये फिलहाल के लिए यही, ठीक है। अब देखिए, तो हम यहाँ पे बोल रहे थे ये एब्रीविएशन आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। मैं बार बार पूरा टर्म नहीं लिखूँगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा इस वजह से। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल निकालने का हमेशा क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट या गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जिसका भी मोल निकालना है डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास। मोलर मास आप लोग जानते ही होंगे कि उसका जो भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है उसको हम लोग ग्राम में लिख देंगे। तो गिवन मास हमेशा हमारा ग्राम में होना चाहिए। अगर कोई दूसरा यूनिट में है तो पहले उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास को डब्ल्यू से, इट विल बी डब्ल्यू, और जो कि ग्राम में होना चाहिए डिवाइडेड बाई एम। आप लोगों को आता होगा बट सिंपली इसे थोड़ा सा बता दिए ताकि जिनको ध्यान नहीं होगा उनको ध्यान आ जाए। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ml में तो 1000 से डिवाइड करेंगे जो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? होप ये बात आपको क्लियर होगी। जैसे चलिए इस पर रिलेटेड हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ आपको कि 200 ml of a solution of density 1.2 gram per ml contains 24 gram of sodium hydroxide मतलब NaOH। ठीक है, determine the strength of solution in first। पहले आपको रिप्रेजेंट करना है W/V% में, और सेकेंड आपको रिप्रेजेंट करना है W/W% में। ठीक है, आप पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। आसान सा क्वेश्चन। देखिए, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, न्यूमेरिकल जब कभी भी आप अप्रोच करो तो मेरा ये मानना है कि न्यूमेरिकल अप्रोच करने से पहले आप क्या किया करो हमेशा कि जो भी आपका गिवन पार्ट है उसको आप लिखा करो, साथ ही में जो चीज़ आपको कैलकुलेट करना है उसको भी लिखो, ताकि उससे आपको आइडिया मिलेगा कि हमें दिया क्या हुआ है और हम लोग को निकालना क्या है। ऐसा नहीं कुछ भी दिया हुआ है कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिए, पता नहीं कि क्या कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा सॉल्व बट ऐसा वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये है कि आपको पता रहेगा कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है तो शायद आपको जाने में कुछ आसानी हो। तो इसमें तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि दिया क्या क्या हुआ है।
तो 200 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब ये हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ गिवन 200 ml, ठीक है। ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, मतलब हम लोग को डेंसिटी भी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, दैट इज़ 1.2 ग्राम पर ml। कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब सॉल्यूशन है जिसमें NaOH है हमारा, तो हमारा 200 ml का सॉल्यूशन है उसमें NaOH है। जब इसमें सॉल्वेंट हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, इसका मतलब समझना है कि वो हमारा वाटर ही सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? तो जब कभी भी सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ तो हम लोग वाटर को ही सॉल्वेंट कंसिडर कर। तो डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ भी नहीं है मतलब वाटर सॉल्वेंट होगा, और यहाँ पे NaOH का दिया हुआ है मास 24 ग्राम, मतलब ये हमारा सॉल्यूट हो गया। तो लिख लीजिए मास ऑफ NaOH या W ऑफ NaOH दैट इज गिवन बेसिकली 24 ग्राम। क्वेश्चन में आपको निकालना है परसेंटेज W/V, तो परसेंटेज W/V ये होता क्या है पहले दोस्तों पता होना चाहिए। तो W हम हमेशा बता चुके हैं परसेंटेज वाले में ऊपर वाला सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन को, V है मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो हम लोग को परसेंटेज W/V निकालने के लिए चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इस टाइप से फॉर्मूला। पहले देख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, NaOH ही सॉल्यूट है, दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो ये तो आसानी से कैलकुलेट हो गया, वैल्यू डायरेक्टली आप पुट कर दो। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम, 24 ग्राम, क्लियर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 200 ml इंटू 100, सिंपल। ये 20 से आपका 20 कैंसिल हो गया और ये आपका कैंसिल हो गया 12 टाइम, मतलब यहाँ पे आ गया 12% W/V। क्लियर है, आसान है। चलिए फर्स्ट पार्ट निकल गया। सेकेंड आपसे क्या पूछ रहा था, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड आपसे क्या पूछ रहा था, परसेंटेज W/W। इसका भी पहले आप मीनिंग लिख लो क्या होता है। ऊपर वाला फिर से सॉल्यूट को, W है मतलब मास, तो इट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाला W सॉल्यूशन को मतलब इट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100। क्लियर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता। चलिए अब इसमें देखिए कि आपको इसको निकालने के लिए आपके पास चाहिए क्या क्या और चाहिए क्या क्या, और इस फॉर्मूला में क्या क्या है हमारा। तो इधर में परसेंटेज W/W, तो ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन तो कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो पहला काम होगा हमारा क्या चाहिए कैलकुलेट करना, मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए आपको डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पहले डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जब हम लोग सॉल्यूशन का ले रहे हैं मतलब मास भी हम लोग का किसका होगा, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसका होगा, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का। हम लोग को निकालना क्या चीज़ है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से वॉल्यूम उधर चला जाएगा, मतलब इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, आसान है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर से जब कभी भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे हम लोग का यूनिट सेम है कि नहीं है। जैसे डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml में, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है ml में, ml है हमारा, तो वो कैंसिल होगा, तो चलो अभी ठीक है। तो डेंसिटी दिया हुआ है 1.2, आप चाहो तो यूनिट पुट भी कर सकते हो, जब यूनिट हम लोग मिला लिए हैं तो पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कैंसिल हो ही जाएगी, ठीक है। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारा 200, तो इंटू 200, ये वैल्यू कितना आ गया आपका 12 2 जा 24, 2400 और एक डेसिमल, मतलब 240 मास निकालना है, तो कौन से यूनिट में आएगा, ग्राम में आएगा। क्लियर है, तो ये मास आ गया आपका सॉल्यूशन का।
अब तो हम लोग को इसमें चाहिए था मास ऑफ सॉल्यूट जो कि दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि हम लोग कैलकुलेट कर लिए, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना 24 ग्राम है हमारा, जो भी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 240 और इंटू 100, मतलब 10 से 10 कैंसिल, 24 से 24 1 टाइम्स कैंसिल, मतलब आ गया 10% परसेंटेज W/W आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो आपका था बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है आपका the strength of a solution of density 1.25 gram per ml is 20% weight by weight. Express the strength in percentage WIV। आप पॉज कर लो और क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले वही फिर से जो गिवन पार्ट है उसको आप लिखोगे, जो कैलकुलेट करना है उसको लिखोगे। दिया हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, मतलब हम लोग को दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1.25 ग्राम पर ml एंड स्ट्रेंथ दिया हुआ है 20%, मतलब परसेंटेज W/W दिया हुआ है 20। क्लियर। एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ इन परसेंटेज W/V, हम लोग को कैलकुलेट करना है परसेंटेज W/V। पहले तो इसका मतलब क्या होता है सो लिख लेते हैं, ऊपर वाला W फिर से सॉल्यूट को, तो इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे वाला V सॉल्यूशन को, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज है मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है। परसेंटेज W/W दिया हुआ है और डेंसिटी, तो पहले परसेंटेज W/W दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग साथ में लिख लेते हैं। तो W/W, तो ऊपर वाला W सॉल्यूट को, तो इट विल रिप्रेजेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नीचे वाला W सॉल्यूशन को अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है। अब चलिए देखिए, दिया हुआ है आपको वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 120 और डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, आसान है ये भी। अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज हमेशा कितना में दिया हुआ रहता है, आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 का वैल्यू, तो हम लोग अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, या फिर ये अंडरस्टूड ही है कि परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आउट ऑफ 100 ग्राम हम लोग को दिया हुआ है, या आउट ऑफ 100 दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूशन के, या फिर हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन को ही 100 ग्राम मान लेते हैं। मतलब वही है, क्योंकि परसेंटेज हमारा आउट ऑफ 100 को ही डिनोट करता है, तो परसेंटेज वेट बाई वेट, ऊपर में आया वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा है, तो अंडरस्टूड भी है, नहीं तो आप मान लो कि लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लिए 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जैसे ही 100 ग्राम माने तो हम लोग को परसेंटेज W/W दिया हुआ है 20, मतलब यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 20 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग 100 ग्राम मान चुके हैं, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, मतलब यहाँ से हम लोग को निकल गया वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 20 ग्राम। क्लियर, आसान है हमारा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मतलब ये पार्ट आपका आ गया। दूसरा चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम के लिए हम लोग को दिया हुआ है डेंसिटी, तो हम लोग को देन फिर से यूज़ करेंगे जो भी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जिसका डेंसिटी निकालना है उसी का मास लेंगे, उसी का वॉल्यूम लेंगे। हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ज़रूरत उसी चीज़ का है हमारे पास। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कितना माने हैं, 100 ग्राम। डेंसिटी कितना है, 1.25 ग्राम पर ml। फिर से यूनिट मिला लेते हैं, इधर में भी ग्राम, इधर में भी ग्राम, मतलब करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.25। तो वॉल्यूम है ऑब्वियसली ml में आ जाएगा। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकल गया, मतलब ये पार्ट भी कैलकुलेट हो गया। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजली, अब तो कोई इसमें नहीं है ना हमारा चीज़ पेंडिंग, बस पुट कर दीजिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हम लोग 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.25, डिवीज़न अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और इंटू 100। 100 से 100 हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट। तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, 1.25 इंटू ये, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, एक तो ज़ीरो ही हो गया हमारा, 5 2 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4 1 5 2 1 ज़ा 2, और इधर में हमारा कितना हो गया 2, दैट इज़ यहाँ पे। तो 25.00 परसेंटेज W/V आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम लोग अभी शुरुआत में बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे भी, साथ में आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा मैं, PDF के फॉर्म में व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो अभी पहले बेसिक क्वेश्चन ही 2-4 करते हैं, ताकि जिन्हें नहीं भी आता है वो भी अच्छे तरीके से समझ सकें सॉल्व करने की अप्रोच। सीखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी कोई टफ भी क्वेश्चन है तो जब तक आपको बेसिक्स अच्छे से नहीं आएगा तब तक आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली टफ बनाने से मतलब बहुत कुछ होना है, नहीं, बेसिक हमें अच्छा से आ जाए तो टफ क्वेश्चन भी हम लोग अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन है, calculate the molarity of a solution, calculate the molarity of a solution containing 4.9 gram of H2SO4, that is basically sulfuric acid dissolved in sufficient water to make a 500 ml सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको क्लियर है कि हम लोग को मोलैरिटी निकालना है एक सॉल्यूशन का जिसमें H2SO4 हमारा वाटर में डिजॉल्व है, दैट मीन्स वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट और H2SO4 उसमें डिजॉल्व है, दैट इज़ ये हो गया हमारा सॉल्यूट। और उसका मास आपको दिया हुआ है
और टू मेक अ 500 ml सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। फिर से वही, आप इसको पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले वही बात है, पहले जो गिवन पार्ट है सो लिखो आप, और जो निकालना है वो सो लिखो। कैलकुलेट द मोलैरिटी, हम लोग को मोलैरिटी निकालना है, एंड मोलैरिटी स्टैंड्स फॉर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन शुड बी इन लीटर। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो हम लोग कैलकुलेट करना है। दिया हुआ है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब वेट ऑफ दिया हुआ है आपको H2SO4, जो कि इस केस में सोल्यूट है, इसका वेट दिया हुआ है आपको 4.9 ग्राम। insufficient water to make a 500 ml solution, that means वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है दैट इज 500 ml। निकालना है हम लोग को मोलैरिटी, मोलैरिटी में चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, मतलब ये पार्ट तो आपका दिया हुआ है। आपको चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हम लोग पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नाउ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना है। मोल्स का हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे, दैट इज गिवन वेट H2SO4 का मोल, तो वेट भी लेंगे H2SO4 का, और मोलर मास भी लेंगे H2SO4 का ही। क्लियर? वेट ऑफ H2SO4 दिया हुआ है 4.9। हम आपको बोले थे कि वेट हमेशा ये ग्राम में होना चाहिए, तो ग्राम में दिया हुआ है, तो डेट इज करेक्ट। डिवाइडेड बाय मोलर मास तो निकालना पड़ेगा हम लोग को H2SO4 का, तो H2SO4 का हम लोग मोलर मास निकालते हैं। तो आप पढ़े ही होंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो सारे के एटॉमिक मास के सम के बराबर में होता है। तो इधर में हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का होता है हमारा 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 4 जो हमारा कितना हो गया 64। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो 4 2 6 6 2 8 और 6 3 9 98 आ गया हमारा, तो डिवाइडेड बाई 98। क्लियर? इस डेसिमल को अगर इधर से हटाएंगे तो हम लोग को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हमारा हो गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, दैट इज बेसिकली 1/20 आ गया मोल। तो मोल ऑफ सोल्यूट भी आ गया, वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लेते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू को, आसान है। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 20। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है ml में। तो अभी हम आपको पढ़ाए थे कि ml है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे डिवाइड कर देते हैं इसको हम लोग कितने से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा 500, लेकिन सिंस ml में है तो और 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि 1000 अल्टीमेटली ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया हमारा। क्लियर है? तो बच गया कितना डायरेक्टली, दैट इज़ 1/5 2 जा 10, मतलब 0.1 मोलर, दैट इज द आंसर। सिंपल। क्लियर? होप आपको क्लियर होगी ये सब। ठीक है, तो ये सब आपका आसान आसान टाइप का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग आसानी से बेसिक प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसी में मोलैरिटी के अंदर में एक केस होता है हमारा डाइल्यूशन का। तो हम लोग वही डिराइव करने की कोशिश करते हैं, डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला डिराइव करने से पहले हम लोग को तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेसिकली डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इज सिंपली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल सॉल्वेंट का एडिशन, दैट इज बेसिकली डाइल्यूशन। जैसे हमारा एक कोई, जैसे सपोज कर लो आप कि एक हमारा ये कंटेनर है,
इसमें सपोज कीजिए कि शुरुआत में इस कंटेनर का हमारा सपोज करो आपकी वॉल्यूम इज़ V1, वॉल्यूम हमारा है इसका V1, दैट इज़ बेसिकली इनिशियल केस की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा V1 है और इसमें कुछ भी हमारा इसका सपोज कीजिए कि इनिशियल में मोलैरिटी M1 है, बाद में वॉल्यूम को V1 से चेंज करके हम लोग कर देते हैं V2, तो मोलैरिटी चेंज होगी या नहीं होगी? मोलैरिटी ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल्स ही होता है हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम सोल्यूशन की जैसे चेंज हुई मोलैरिटी वैसे ही चेंज कर जाएगी। अब सॉल्वेंट को हम लोग ऐड करेंगे, जैसे इसमें वाटर था, पहले अगर 100 ml वाटर था, शुरुआत में 100 ml था, इसको हम लोग इंक्रीज़ करके 200 ml कर दिए, तो वॉल्यूम हम लोग सोल्यूशन का इंक्रीज़ कर देंगे। तो सॉल्वेंट के एडिशन से क्या होगा? वॉल्यूम विल इंक्रीज़, और वॉल्यूम जैसे इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ से हम लोग को इन्वर्स रिलेशन पता है कि मोलैरिटी शुड डिक्रीज़, ठीक है। तो यही हम लोग कहते हैं, तो यही केस हो गया डाइल्यूशन का। तो डाइल्यूशन के केस में हम लोग कैसे, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम अगर हम लोग चेंज करेंगे तो मोलैरिटी भी चेंज करेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 था, तो मोलैरिटी समथिंग उसका M1 था, तो वॉल्यूम V1 से V2 तक हम लोग लाएँ तो मोलैरिटी ऑल्सो चेंज फ्रॉम M1 टू क्या चीज़ M2। तो वही फाइनल सॉल्यूशन का हम लोग मोलैरिटी डिस्कस करते हैं। तो यही केस लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सपोज a solution of molarity M1 and volume V1 is diluted to वॉल्यूम V2, ठीक है। तो आपको डिटरमाइन करना है इसका डिटरमाइन द फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम जैसे ही हम लोग V1 से चेंज करके V2 तक लाए हैं, तो वॉल्यूम जैसे ही चेंज करोगे आप, ये चीज़ चेंज होगी तो मोलैरिटी भी क्या होगी हमारी, चेंज होगी। अब देखिए, अगर हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं तो इनिशियल में मोलैरिटी था उसका M1, वॉल्यूम था V1, बाद में हम लोगों ने उसे डाइल्यूट कर दिया, मतलब वॉल्यूम V1 को बढ़ा करके V2 कर दिया, तो मोलैरिटी ऑब्वियसली वॉल्यूम जब आप इंक्रीज़ किए हो तो मोलैरिटी पक्का डिक्रीज़ कर देगी, मतलब उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी तो चेंज हुई होगी। हम लोग डाइल्यूशन किए हैं, मतलब किसका एडिशन किए, सॉल्वेंट का एडिशन किए। मोलैरिटी के फॉर्मूले में ऊपर क्या आता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर में ही ना हमारा सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। सॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्लियर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर में है, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमारा वॉल्यूम चेंज कर रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कोई तो चेंज कर रहा होगा। सोल्यूट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, क्योंकि डाइल्यूशन मतलब ही होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि हम लोग सॉल्वेंट का एडिशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन उसमें सोल्यूट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट का हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ हम लोग सॉल्वेंट को ऐड किए हैं। तो सॉल्वेंट को अगर ऐड किए तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो इनिशियल में जितना मोल होगा, इनिशियल में सोल्यूट का जितना मोल होगा, फाइनल में भी उतना ही मोल होगा, क्योंकि हम लोग एडिशन ऑफ सॉल्वेंट किए हैं, तो सोल्यूट के अमाउंट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। तो इसी को हम लोग स्टैंड करके बनाते हैं। दैट इज़ हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इनिशियल मोल ऑफ सोल्यूट, इनिशियल मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि वो तो चेंज करने वाला है नहीं, क्योंकि डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का एडिशन। तो सोल्यूट शुरुआत में जितना था बाद में भी सोल्यूट हमारा उतना ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। अब देखिए,
मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इनिशियल मोल ऑफ सोल्यूट, तो हम लोग इनिशियल मोलैरिटी भी लेंगे, इनिशियल वॉल्यूम भी लेंगे। तो इनिशियल मोलैरिटी कितना है हमारा m1, वॉल्यूम कितना है हमारा v1, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ सोल्यूट। फाइनल मोल लेंगे मतलब फाइनल मोलैरिटी और फाइनल वॉल्यूम। फाइनल मोलैरिटी सपोज कीजिए कि mr हम लोग मान लिए, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, और फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना है v2। सॉल्व हो गया हमारा mr का वैल्यू यहाँ से, आसान है। या फिर यहाँ पे m1 v1 अगर हम m2 मानते हैं तो इट विल भी होता है m2 v2। अगर हम लोग और डाइल्यूट करके वॉल्यूम v3 तक कर देते हैं तो इट विल बी इक्वल टू m3 v3। मतलब यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा हमेशा m1 v1 दैट विल बी इक्वल टू m2 v2 दैट विल बी इक्वल टू m3 v3 डॉट डॉट डॉट। जितना वॉल्यूम v1 से v2 कर दिए तो मोलैरिटी m2 हो गया, फिर v2 से v3 कर दिए मोलैरिटी m3, कहीं भी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। एंड दिस इज बेसिकली डाइल्यूशन फार्मूला। इसी को हम लोग कौन सा फार्मूला बोलते हैं, आसानी से आप एम आर का वैल्यू निकाल सकते हो। दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 डिवाइडेड बाई v2। m1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है, एम आर का वैल्यू निकल जाएगा। सो इजी, क्लियर। अब आपको समझ आई होगी बात। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि हम लोग डाइल्यूशन मतलब होता है सॉल्वेंट के अमाउंट का एडिशन। दैट मीन्स सॉल्यूट के अमाउंट के साथ कोई भी हम लोग का चेंज नहीं होगा। तो हम लोगों ने वही मतलब रखा है कि शुरुआत में जितना सॉल्यूट था बाद में उतना ही सॉल्यूट रहेगा, क्योंकि उसके अमाउंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। क्लियर। तो डाइल्यूशन फार्मूला आ गया m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 इज इक्वल्स टू m3 v3 एंड सो ऑन। क्लियर। तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो आसानी से उसका हम लोग फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा इक्वेशन आप मान लो, जैसे a solution of NaOH of molarity 0.5 m molar and volume 2 liter is diluted to 10 liter. Determine the molarity of final solution या रिजल्टिंग सोल्यूशन जो हमारा सोल्यूशन बना है। सिंपल है, ये तो आसान है, फार्मूला डायरेक्टली पुट करोगे आप बन जाएगा। डाइल्यूशन किए मतलब डाइल्यूशन फार्मूला यूज़ करेंगे। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2। सिंपल। इनिशियल मोलैरिटी इज 0.5, वॉल्यूम इज 2 लीटर। फाइनल मोलैरिटी निकालने का है हम लोग को। सेकेंड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10। यहाँ से m2 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो m2 विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 इंटू 2 मतलब 1/10, मतलब दिस इज 0.1 मोलर आंसर। देखिए इधर वॉल्यूम 2 लीटर से हम लोगों ने कितना कर दिया 10 लीटर। तो मोलैरिटी होता है हमारा मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम 2 से 10 मतलब वॉल्यूम में हम लोगों ने क्या किया इंक्रीज, तो मोलैरिटी हमारा डिक्रीज करना चाहिए था। तो मोलैरिटी शुरुआत में 0.5 बाद में 0.1 डिक्रीज कर गया। सिंपल। क्लियर है। तो ये एक डाइल्यूशन फार्मूला आप ध्यान रखोगे, ये इसका भी यूज़ कभी कभी हम लोगों को पड़ता है फाइनल सॉल्यूशन का या रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालने के लिए जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। क्लियर है। एक और केस हम लोग मोलैरिटी में पढ़ते हैं। एक ऐसा भी केस आता है हमारा, when 2 or more non-reactive solution are mixed। जब 2 या 2 से ज़्यादा हम लोग नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका हमारा क्या होगा मोलैरिटी।
जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन ये है, दैट इज सॉल्यूशन ए, एक सॉल्यूशन आपके पास ये है, दैट इज सॉल्यूशन बी, और इस दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग को तो फाइनल सॉल्यूशन बन गया हमारा, दैट इज सपोज कीजिए कि दैट इज सॉल्यूशन आर, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। सपोज कर लीजिए, ऑब्वियसली हमारा सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब इसको इसके साथ मिक्स किए तो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अगर रिएक्ट कर गया, रिएक्शन हो गया तो ये वैलिड नहीं होगा। इसमें सपोज कर लीजिए कि कोई सा भी हमारा सॉल्यूट है, नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसका मोलैरिटी सपोज कर लो कि आप M1 है, इनिशियल की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम V1 है। इसकी सपोज कर लीजिए कि M2 है, वॉल्यूम हमारी कितनी है, V2 है। ठीक है, और ये जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा बना है उसका मोलैरिटी सपोज कर लो आपकी MR है और वॉल्यूम इज VR। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग को फाइनल सॉल्यूशन का ही मोलैरिटी डिटरमाइन करना है, सिंपल। अब देखिए फिर से वही बात, ये हम लोग इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ मिक्स किए और ये दोनों नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन ये हमारा बना। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन को जब हम लोग आपस में मिक्स किए हैं तो सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिव है, मतलब उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो होगा एक्चुअल में क्या कि ये सॉल्यूशन आपस में मिक्स होगा तो वो दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा, जुड़ जाएगा, हमारा वॉल्यूम सिर्फ इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में कोई भी केमिकल रिएक्शन तो होने वाला नहीं है। इसका मतलब इंक्रीज़ कर जाएगा सिर्फ वॉल्यूम, बाकी सॉल्यूट इधर में जितना था, सॉल्यूट इधर में जितना था, वो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, तो वो सिंपली दोनों में ऐड हो जाएगा और फाइनल सॉल्यूशन इन दोनों को मिला करके ये बना, मतलब इधर का सॉल्यूट उसके बराबर में हो जाएगा। सिंपल सी बात ना, क्योंकि सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो हमारा उन दोनों का वॉल्यूम भी जुटेगा, उसमें का जो सॉल्यूट होगा उसका भी अमाउंट जुटेगा, क्योंकि वो दोनों रिएक्ट तो कर नहीं रहा है हमारा, तो यही हम लोग यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि इस केस में हमारा सम ऑफ सॉल्यूट्स sum of amounts of solutes in A and B, it is equal to amount of solute in R। सिंपल, क्योंकि रिएक्शन तो हो नहीं रहा है तो हमारा सॉल्यूट भी ऐड होगा, वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा। फिर से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग पहले भी पढ़े ही थे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे कैसे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, पढ़े थे ना अभी पीछे। तो हम लोग सम करते हैं इसका सॉल्यूट का मोल, जो कि इधर के सॉल्यूट के मोल के बराबर में होगा, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, तो दैट इज़ लिख सकते हैं इधर में सॉल्यूट कितना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब M1 इंटू V1, इधर में सॉल्यूट कितना, ए और बी का दोनों का सम, दैट इज़ M2 इंटू V2, और फाइनल के सॉल्यूट के बराबर में फाइनल का कितना हमारा, दैट इज़ MR इंटू VR। क्लियर, हम लोग को MR निकालना था तो यहाँ से MR का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, दैट मीन्स MR इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई VR, रिजल्टिंग वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होगा लास्ट सॉल्यूशन का, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किए हैं तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर में। इधर में 1 लीटर हमारा नींबू पानी था, इधर में 2 लीटर नींबू पानी था, फाइनल दोनों को हम लोग मिला देंगे, रिएक्शन तो होगा नहीं, दोनों नींबू पानी ही है, फाइनल सॉल्यूशन का हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 लीटर। सिंपल, तो VR का वैल्यू कितना होगा, V1 प्लस V2, मतलब इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। जनरल केस और आगे के सॉल्यूशन के लिए भी मान लीजिए सपोज कीजिए 3 सॉल्यूशन को मिक्स किया है तो उसके लिए जनरलाइज किया जाए तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, जितना भी सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, डैश 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 अपॉन सारे का वॉल्यूम, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश डैश।
आसानी से फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकल गया। तो हाँ, होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। आज का जो लेक्चर था हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप इसे बार बार रिमाइंड करके, जहाँ नहीं समझ में आया आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ भी सकते हो। बट हाँ, इसको आप हर हाल में क्लियर करो। जो भी इसका न्यूमेरिकल्स ये सब है मैं आपको दूंगा, करवाऊँगा भी। फ़िलहाल आप इसके थ्योरी जितना मैंने पढ़ाया है, आज के थ्योरी में कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है सो बताया। हम लोगों ने 4 कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बेसिकली पढ़ा। परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और मोलैरिटी। 2-4 क्वेश्चंस किए बेसिक। उसके बाद हम लोगों ने मोलैरिटी के केस में एक डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा कि जब हम लोग को सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे, मतलब सॉल्वेंट का एडिशन कर देंगे। और एक केस और पढ़ा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन को आपस में मिला देंगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलैरिटी क्या होगा, नहीं होगा। ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर, फिर हम लोग अपने थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।